गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे धन्यवाद। और मकर संक्रांति आज, इसलिए आप सभी को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बैंकिंग का जो टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसके रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग बैंकिंग सेक्टर में अक्सर सुना करते हैं एनपीए। क्या समझे? एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या समझे? एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। पहले मैं एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ क्या ठीक से दिखाई दे रही या नहीं। एनपीए, आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखेंगे बैंकिंग कंपनी में हम लोग अक्सर सुना करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए। एनपीए क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, एनपीए कैसे होता है, उस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले। व्हाट इज एनपीए, कैटेगरीज ऑफ एनपीए, टाइप्स ऑफ एनपीए। ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले। तो चलते हैं। और फिर से मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे आप सभी को ढेरों सारे बधाई है। ठीक है, मौज मस्ती के साथ आप लोग चूड़ा दही खाइए और मस्ती से क्लास भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एनपीए। तो देखिए, सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर में अक्सर जो होती है एसेट्स जो होती है, एसेट्स जो होती है बैंकिंग सेक्टर में, ये दो प्रकार की होती है। क्या समझे? एसेट्स। एक बार मैं फिर से देख ले रहा हूँ कैमरा को, ऑन कैमरा। ठीक है, आई होप कि आप लोग देख पा रहे हैं। एसेट जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एसेट्स को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, एक होती है स्टैंडर्ड एसेट्स। ठीक है, और दूसरी होती है स्टैंडर्ड एसेट्स और दूसरी होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, इस तरह से बैंकिंग कंपनी में क्या समझे, एसेट्स दो प्रकार की होती है। क्या समझे? एक होगा स्टैंडर्ड एसेट्स, दूसरा होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। शॉर्टकट की है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को एनपीए बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे स्टैंडर्ड एसेट्स जो होती है जनरली, जो ऐसा एसेट्स होती है जो बैंकिंग कंपनी में इनकम को कंटिन्यू इनकम को जनरेट करते रहती है, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड एसेट्स। जिसका डिफॉल्टर जो होता है विद इन 19 डेज के अकॉर्डिंग, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वैसा एसेट्स को बोला जाता है जिससे कि बैंकिंग कंपनी को इनकम जनरेट होने से रोक देती है, यानी कि सीज टू जनरेट इनकम। ठीक है, उसको बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। या जो वैसा लोन का अमाउंट या प्रिंसिपल या इंटरेस्ट जिसका ओवर ड्यू मोर देन 19 डेज से ड्यू बचा हुआ है या 19 डेज के मोर देन वो डिफॉल्ट कर रखा है, तो उसको बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, अब आगे चलते फर्दर। इस स्टैंडर्ड एसेट्स को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। एक होती है स्ट्रेस्ड एसेट्स। ठीक है, और दूसरा होती है रेगुलर एसेट्स। ठीक है, अब अपने लोग को समझनी है स्ट्रेस्ड एसेट्स क्या है। तो देखिए, स्ट्रेस्ड एसेट जो होती है इसको फिर पुनः मतलब कि जो इनकम को डिफॉल्ट करता है। पहला तो जो नो डिले, मतलब रेगुलर बेसिस पे वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट टाइम टू टाइम कस्टमर या ब्रोवर जो होती है वो डिपॉजिट करते रहता है, वो रेगुलर एसेट्स होती है। ठीक है, मतलब ये जो डिफॉल्ट नहीं करता है, मतलब वैसा ब्रोवर या वैसा बैंक का कस्टमर
जो लोन लिया है और टाइम टू टाइम बैंकिंग कंपनी को वो इंस्टॉलमेंट रिपेमेंट करते आ रहा है, उसको बोला जाता है रेगुलर एसेट्स। ठीक है, और जो रेगुलर बेसिस पे इनकम को जनरेट करते रहती है उसको बोला जाता है रेगुलर एसेट्स। और स्ट्रेस्ड एसेट्स ये डिफॉल्ट करता है बट कुछ दिन के लिए। तो देखिए इसको फिर से 3 कैटेगरी में फर्दर बांट दी जाती है। ठीक है, फर्दर 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दी जाती है। एक होती है SMA 0, दूसरी होती है SMA 1 और तीसरा होता है SMA 2। SMA का मतलब होता है स्टैंडर्ड स्पेशल एसेट्स। ठीक है, स्पेशल मैनेजमेंट एसेट्स जो होती है इसको बोला जाता है SMA 0, SMA 1, SMA 2। मतलब ये वैसा एसेट्स की अमाउंट है, यानी कि लोन का अमाउंट है जो 0 से लेकर 30 डेज के बीच क्या करती है, डिफॉल्ट करती है लोन देने में। ठीक है, SM2 जो होती है यानी कि 31 से लेकर के 60 डेज के बीच जो डिफॉल्ट करती है उसे बोला जाता है SMA 1। उसके बाद तीसरा होता है 61 to 19 डेज के विदिन जो डिफॉल्ट करने वाले ब्रोवर होती है उसको बोला गया SMA 2। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्या समझे, स्ट्रेस्ड एसेट जो होती है वैसा एसेट्स होती है जो बैंकिंग कंपनी को टाइम पे इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कर पाती है बट थोड़ा दिन के लिए, फ्यू डेज के लिए वो डिफॉल्ट करती है। ठीक है, तो इसको कैटेगराइज फिर कर दिया गया फर्दर। SMA 0 मतलब जो 0 से लेकर 30 डेज तक जो डिफॉल्ट करती है लोन का अमाउंट उसको SMA 0। SMA 2 जो 31 से लेकर 60 डेज और SMA 2 यानी कि 61 से 90 डेज। फिर देखिए जैसे ये 90 डेज से बियॉन्ड जाएगा, जो इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट, यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे 90 डेज का मतलब क्या होता है, ड्यू डेट के बियॉन्ड 90 डेज। कितना स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि आज से लेकर के जब तक देगा, जब तक दिया नहीं तब तक कैलकुलेशन होगा, नहीं, जो ड्यू डेट है उसका फर्दर 19 डेज ऐड किया जाता है, हमेशा याद रखेंगे। अगर मान कर चलिए कोई पर्सन लोन लिया है ये 1 जनवरी को, ठीक है, और उसको देना 31 जन को वो पैसा देने में डिफॉल्ट कर रही है, तो 90 डेज जो कैलकुलेशन होगा यहाँ से नहीं, 31 डेज के बियॉन्ड से 90 डेज कैलकुलेशन की जाती है, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए जैसे 90 डेज से बियॉन्ड जाएगा तो क्या बन जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि बियॉन्ड जैसे वो लोन का अमाउंट बियॉन्ड कब जाएगा, 90 डेज। ठीक है, तो वह बन जाती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को भी फर्दर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला डॉटफुल एसेट्स, एक सबसे पहले सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। दूसरा होगा आपको डॉटफुल एसेट्स और तीसरा होगा लॉस एसेट्स। ठीक है, क्या समझे, पहला होगा सब स्टैंडर्ड एसेट्स, दूसरा होगा डॉटफुल एसेट्स और तीसरा होगा लॉस एसेट्स। देखेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट जो होती है ये होती है अप टू डिफॉल्ट होगा अप टू 12। अगर वैसा लोन का अमाउंट जो अप टू 12 महीना तक डिफॉल्ट रहती है उसको सब स्टैंडर्ड एसेट्स के
कैटेगरी में डाली जाती है। ठीक है, डाउटफुल एसेट्स जो होती है मोर देन 12 मंथ, अगर लोन का अमाउंट अगर मोर देन 12 मंथ तक ओवर ड्यू रहती है या बकाया रह जाती है तो उसको बैंकिंग कंपनी डाउटफुल एसेट्स में कैटेगराइज कर देती है। लॉस एसेट्स नो रिकवरेबल, नो रिकवरेबल, इसका मतलब समझिए, जब एसेट्स यानी कि कोई भी लोन का अमाउंट या प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अगर ऑडिटर क्लासिफाइड कर देती है कि ये रिलाइज होना पॉसिबल नहीं है, मतलब ये अमाउंट रिकवरेबल नहीं है, तो उस एसेट्स को बैंकिंग कंपनी लॉस एसेट्स के कैटेगरी में डाल दिया जाता है और ये कैश बेसिस के हिसाब से ये रिलाइज की जाती है। यदि जितना पैसा दे दिया उतने पे ही रफा दफा कर दी जाती है। तो क्या समझे, इस तरह से बैंकिंग कंपनी का जो एसेट्स होती है उसको कैटेगराइज किया जाता है। अब थोड़ा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में क्या समझे, अगर कोई लोन का अमाउंट चाहे वो प्रिंसिपल हो, इंटरेस्ट हो या इंस्टॉलमेंट 90 डेज से एबव अगर ड्यू रह जाती है उसको क्या बोला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। या मैं ये भी कह सकता हूँ, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वैसा एसेट्स होती है जो बैंकिंग कंपनी को इनकम यानी कि रेवेन्यू जनरेट करने से सीज्ड हो जाती है। मतलब वैसा लोन का अमाउंट या प्रिंसिपल या इंटरेस्ट जिससे कि बैंकिंग कंपनी को इंटरेस्ट अर्थात रेवेन्यू जनरेट होना बंद हो जाती है, तो वैसे भी एसेट्स को बैंकिंग कंपनी कंसीडर कर लेती है, बैंकिंग कंपनी कंसीडर कर लेती है एनपीए में। ठीक है, आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे। एक बार मैं फिर ऑन कैमरा देख ले रहा, ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से कैटेगराइज, तो हम कह सकते हैं कि लोन अमाउंट कंसीडर नॉन इट हैज बीन सीज्ड टू जनरेट इनकम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक ना, जो इनकम को जनरेट करने से सीज्ड कर देती है वैसी लोन के अमाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के कैटेगरी में डाली जाती है। अब देखिए, इसके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को फिर दो भागों में क्लासिफाइड की गई है, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। तो इसकी क्लास में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ग्रॉस एनपीए क्या होती है, नेट एनपीए क्या होती है, इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा। तो ये इकोनॉमिक का मेन टॉपिक है और बैंकिंग का जो प्रिपरेशन करते होंगे, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं टाइम टू टाइम इस टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, तो आप लोग बने रहेंगे इस चैनल से ताकि आप लोगों को काफ़ी एडवांटेज